सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पूरा खत्म हो गया। सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ थोड़े थोड़े बचे हैं। सेकेंड लॉ में स्टेटमेंट है, थर्ड लॉ में भी स्टेटमेंट है। सेकेंड लॉ में थोड़े से फंक्शंस हैं। फंक्शंस मतलब वेरिएबल्स, और जैसे कि थर्मोडाइनमिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। पोटेंशियल्स क्या होते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का बेस ये है, मतलब इसमें ये बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कि हम जो अभी फर्स्ट लॉ पढ़ के आए हैं उसमें कार्नोट के बारे में, जो भी कार्नोट ने बनाया उस सभी कार्नोट्स के थ्योरम को क्या करता है, ये फेल करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस बेस पे बनाया गया है, उन थ्योरम्स को फेल करने के लिए। अब लोग कहते हैं कि फिर पढ़ते क्यों हैं, पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि अगर कार्नोट ने इंजन के बारे में नहीं सोचा होता, या गलत ही नहीं सोचा होता, सही सोचा होता, जब नहीं सोचा होता तो हम इंजन नहीं बना पाते। बात मानते कोई और आके सोचता तो वैसा ही सोचता, कोई ना आइडियल ना सोचता, किसी और तरीके से सोचता। पर कार्नोट ने जब इंजन के बारे में सोचा तब जाके ये सब आगे क्रिएट हुआ, उसको और सुधारा गया, सुधार कर करके उसको इंजन बनाया गया। फिर अब सेकेंड लॉ क्या कहता है कि हम उसे फेल, मतलब वो ऐसा बन ही नहीं सकता ना, तो उसके लिए कोई ना कोई आया होगा इस उनके इस क्या कहते हैं लॉ को फेल करने के लिए, गलत साबित करने के लिए। तो दो तीन लोग आए, जैसे कैल्सियस एक वैज्ञानिक थे वो, और केल्विन प्लांक, ये तीनों लोगों ने इनके थ्योरम को फेल कर दिया। पहले तो हम अपनी तरफ से जो फर्स्ट थ्योरम देते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले उसे फर्स्ट स्टेटमेंट से पहले थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है ये बताते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा थ्योरेटिकल है, लिखना चाहे तो हम बोल रहे हैं लिखते रहिएगा, नहीं तो हम समझा दे रहे हैं। तो थ्योरेटिकल, और जो चीजें लिखने वाली है वो हम बता देंगे, क्योंकि थ्योरी है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में बस यही आएगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है। तो जैसे कि ऑप्शन में भी आता है तो पता होगा कि ये क्या करता है, फेल करता है नियमों को, उसके कार्नोट थ्योरम को। तो आगे ये भी दिखा देते हैं कि क्या क्या होता है, तो देखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी, मतलब कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि थर्मोडायनेमिक्स उष्मागति का द्वितीय नियम में भी स्टेटेड इन वेरियस फॉर्म्स। ये क्या करता है, बहुत सारे फॉर्म्स को रखता है, अनेकों फॉर्म्स को, बट ऑल, लेकिन ऑल द स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट, और लेकिन इसके सारे स्टेटमेंट एक समान है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक तरीके से, एक तरह की ही है। जैसे इसके 3 4 नहीं 5 स्टेटमेंट है, जिसमें से दो स्टेटमेंट जो है, एक पहला स्टेटमेंट चौथा और पांचवा स्टेटमेंट कैल्सियस स्टेटमेंट है, और पांचवा स्टेटमेंट केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, और 3 स्टेटमेंट बने हुए हैं जिनको हमें बताना है। और ये पांचों एक ही चीज बताते हैं कि कार्नोट्स का थ्योरम गलत था, रॉन्ग था, और इस थ्योरम को हमें पढ़ना है। और इस थ्योरम को कैसे क्या पढ़ना है, हो सकता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रॉन्ग प्रूव करने के लिए कौन से वैज्ञानिक ने क्या बताया, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए इसका केल्विन प्लांक हो सकते हैं, कैल्सियस स्टेटमेंट हो सकता है, तो इसलिए ये हम बता देते हैं। तो क्या है, जैसे कि उसमें इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता था, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में जैसे कि हम सोर्स बनाते थे, T1 बनाकर दिखा देते हैं। ऐसे ये सोर्स है, पिस्टन लगाया, सोर्स T1 सिंक T2, यहाँ Q1 हीट लिया, लेकिन कब, जब इसका टेम्परेचर T1। Q2 हीट रिजेक्ट किया, लेकिन कब, जब इसका टेम्परेचर T2। वर्क डन किया W। अब बताते हैं कार्नोट क्या कहते थे, जितना वर्क करेगा, जितनी हीट लेगी उतनी वर्क करेगा, मतलब वर्क बराबर वर्क डन बराबर हीट। पर ऐसा होता ही नहीं है कि जितना वो हमें जितनी हीट दे रहा उतना ही वर्क हो जाए, पूरा वर्क में चेंज हो जाए। कभी ऐसा होगा? हमारा फ्यूल जो जलता है पूरी हीट कन्वर्ट करती है, पूरा हीट मैकेनिकल वर्क डन में थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ लॉस भी होगी, कुछ ना कुछ हीट लॉस कैसे होगा, इंजन को गर्म करने में कुछ लॉस हो जाएगा, कहीं ना कहीं लॉस जरूर होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल है, इट इज इम्पॉसिबल
construct to a device whose efficiency is a zero, या फिर नहीं whose efficiency is a 100%, जीरो कह रहे हैं। ऐसा कार्नोट इंजन ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसकी दक्षता 100% हो। अब इफिशियंसी कार्नोट इंजन की कितनी आती थी? पहले आता था जैसे कि इफिशियंसी नीटा इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, W/Q1। तो जितनी हम हीट देते थे और जितनी वर्क डन करते हैं दोनों बराबर, तो यानी 1 आ जाता था, और नीटा परसेंट निकाला तो 100%। तो कोई ऐसा इंजन नहीं है जिसकी इफिशियंसी, जिसकी क्षमता 100% हो। ऐसा इंजन बन जाए अगर, तब तो हमें कोई नुकसान ही नहीं होगा, कभी खराब ही नहीं होगा, हम तो चलाते ही रहेंगे लाइफ टाइम। क्या आगे जनरेशन आती जाएंगी वो भी चलाती रहेंगी। इसलिए 100% एफिशिएंसी रखने वाला कोई भी इंजन नहीं है बना अभी तक, और न बन पाएगा। यही चीज बता रहा। इसका और करके एक स्टेटमेंट है, जैसे कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑल हीट एनर्जी, यहाँ पर हीट एनर्जी होता था ना, हीट एनर्जी को क्या करते थे, पूरा मैकेनिकल वर्क डन में चेंज करते थे। तो विच ऑल हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क डन, यानी कि ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं और ना बन पाएगा जो कंस्ट्रक्ट कर सकता है। ऐसा कोई इंजन नहीं बना है कंस्ट्रक्टेड डिवाइस को, ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं बना है। इंजन की बात ही छोड़ो, कोई ऐसा डिवाइस ही नहीं बना है, कोई ऐसा मशीन ही नहीं बनी है जिसमें कि सारी हीट एनर्जी क्या कहें, जिसमें से कोई लॉस ना, सारी हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क डन जो कार्य में बदल जाए। सेकेंड स्टेटमेंट भी यही कहता है, बस उसके अंदर थोड़ा चेंजमेंट किया गया है। अब वो चीज हमें ध्यान रखनी है, बाई चांस इस फॉर्म में ना आकर उस फॉर्म में दे दिया जाए तो हमें फॉर्म ध्यान रखना होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट में और करके था, बता देते हैं पहला, फिर से लिखना चाहे कोई लिख सकता है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस whose efficiency is 100%। अब सेकेंड इसी में लिख लीजिए, बस इतना ही बहुत है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, मतलब कि ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, मतलब साइकिल की तरह उसे ऑपरेट किया जा सके। जो इंजन था क्या हो रहा था, इनिशियल पोजीशन पे आ जा रहा था, यहां से चला फिर वापस आकर वहीं पर आ जा रहा था, या फिर यहां से चला वापस वहीं पर आ जा रहा था, तो वो वापस वहीं पर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होगा। तो वही कह रहा है विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल एंड हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, मतलब कभी आपने सुना है कम से ज्यादा की ओर हीट ट्रांसफर हो रही है, कम से ज्यादा की ओर हीट ट्रांसफर हो रही है, हमेशा ज्यादा से कम की ओर हीट ट्रांसफर होती है ना, तो इसमें कम से ज्यादा की ओर हीट ट्रांसफर हो रही है। कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी दोनों में दिखा रहा था, कोल्ड जाए हॉट जाए या हॉट जाए कोल्ड जाए, इसलिए कोल्ड टू हॉट बॉडी विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी सोर्सेज, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप कोल्ड बॉडी से वो हॉट बॉडी तक हीट पहुंचा दे, कुछ ना कुछ सोर्स लगाया जाएगा बाहरी जिससे ये खींच कर वहां तक ले जाए, तब तो ऐसा हो सकता है। लेकिन कार्नोट ने उन्होंने डायरेक्टली कहा कि वो चला जाएगा अपने आप, तो ये गलत हो गया। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जैसे कि फॉर सेकेंड लॉ के लिए ds बराबर dq अपॉन में dt इक्वल्स टू जीरो दे रहा था, ds जो एंट्रोपी जो थी क्या जीरो दे रहा था सेकेंड लॉ में, उसके लिए क्या होती थी, एंट्रोपी जो होती थी जीरो होती थी, अभी भी वही है। अब ds क्या आता था, ds इक्वल्स टू dq अपॉन में dt इक्वल्स टू जीरो, एंट्रोपी जीरो हो जाता था। अब कैल्सियस स्टेटमेंट क्या है, कैल्सियस ने क्या कहा, उन्होंने भी स्टार्टिंग से इट इज एन इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल एंड हीट एनर्जी spontaneously from colder to hotter body, मीन्स ये हुआ कि स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है जल्दी, इतनी अच्छी तरीके से या फिर इतनी फास्ट तरीके से कैसे वो वहां तक पहुंच जाएगा, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक कैसे हीट पहुंचाएगा, कम से ज्यादा की तरफ कैसे चला जाएगा। तो वही वो कह रहे हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल, कि ऑपरेटिंग साइकिल की तरह ऑपरेट हो, चलाया जाए, एंड हीट ट्रांसफर टू कोल्ड ट्रांसफर स्पॉन्टेनियसली
फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट है, ये क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन अ साइकिल एंड हीट टेकन फ्रॉम अ बॉडी। हीट को क्या किया, सेम लाइन नहीं चल रही, पहले ही बताया गया था सेकंड लॉ जब पढ़ाने थे तभी हमने बताया इसके वेरियस फॉर्म है, पर ये क्या है, इक्विवेलेंट है, सारे इक्विवेलेंट है, पर पढ़ना तो सबको है जो लिखा है। तो इट इज एन इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है ये, which operating in a cycle, which operating in a cycle and heat taken from a body, साइकिल की तरह ऑपरेट किया जा रहा है और किसी बॉडी से हीट को लिया जा रहा है एंड कन्वर्ट इनटू कंप्लीटली, किसी से हम हीट ले रहे हैं या फिर कोई भी एनर्जी लेता है, खाना भी हम खाते हैं एनर्जी के लिए, एग्जांपल की तरह लेते हैं, खाना भी अगर हम एनर्जी के लिए खाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका वेस्टेज पार्ट में चला जाता है, कुछ ना कुछ एनर्जी, मतलब वेस्ट होना ही होना है, बल्कि यहाँ पर ऐसा लिखाया गया था कार्नोट में कि सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट हो जा रहा था। वही केल्विन प्लैंक कह रहे हैं कि टेकन फ्रॉम अ बॉडी, हीट को टेकन किया गया एंड कन्वर्ट इट कंप्लीटली इनटू वर्क डन विदाउट लिविंग एनी चेंज एनीवेयर, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सारा का सारा, मतलब कि कोई भी इसमें बाहरी सोर्स कुछ भी नहीं लगाया गया, फिर भी वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा। तो ये गलत साबित हो गया, तो ये गलत साबित हो गया